सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे घूर्णी स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के ऊपर क्या क्या चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम रिजिड रोटेटर की। रिजिड रोटेटर का मतलब होता है कि जैसे दो एटम्स हैं, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो नियत हो, परिवर्तित नहीं हो। एक अणु जिसमें दो एटम्स हैं या दो से अधिक एटम्स हैं, लेकिन एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो परिवर्तित नहीं हो, इस तरीके के जो एटम्स हैं उनको हम अणु हैं उनको हम दृढ़ अणु बोलते हैं। अब ये जब दृढ़ अणु अपना जो सेंटर ऑफ मास है उसके रेस्पेक्ट में घूर्णी गति करते हैं तो ये जो विकर्ण होते हैं उनसे अन्योन्य क्रिया करके विकर्णों का अवशोषण भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं, जिससे कि हमें घूर्णी स्पेक्ट्रा मिलता है। ये जो घूर्णी स्पेक्ट्रा होता है उसका तरंग क्षेत्र जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर से लेके 1 सेमी प्रास के अंदर होता है। अब जो अणु घूर्णी स्पेक्ट्रा दिखाएंगे उनके लिए आवश्यक है कि उनका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। वह एटम जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, केवल वही एटम घूर्णी स्पेक्ट्रा शो करते हैं। जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में H2S, CO2S, CH4 है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है तो ये घूर्णी स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की कि जो घूर्णी रिजिड रोटेटर के अंदर या दृढ़ घूर्णी के अंदर जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनकी ऊर्जा किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि दो अणु हैं M1 और M2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है और ये दोनों अणु अपने सेंटर ऑफ मास, इनको जो मिलाने वाली लाइन है उसके तो लंबवत और जो सेंटर ऑफ मास है उससे गुजरने वाली लाइन के रेस्पेक्ट में ये घूम रहे हैं। फर्स्ट वाले अणु की जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो R1 मान लेते हैं, दूसरे वाले अणु की जो डिस्टेंस है वो R2 मान लेते हैं। तो दोनों अणुओं को मिलाने वाली ये जो लाइन है उसके तो लंबवत और सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये दोनों अणु घूम रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों अणुओं का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कि रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर और साथ में मास का मल्टीप्लिकेशन। तो पहला जो अणु है उसका मास M1 है और इसकी जो रोटेशनल एक्सिस है उससे डिस्टेंस है R1 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस सेकेंड वाले मास का इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं रोटेशनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। वो हो जाएगा M2, उसका मास कण का और रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि R1 और R2 दोनों का योग जो है वो दोनों अणुओं के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगा। तो R बराबर हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। अब जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है उससे हम लिख सकते हैं कि M1 R1 इक्वल्स टू होगा M2 R2। ये सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उससे आया है। ये अपने यांत्रिकी के अंदर फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है। अब ये जो तीन इक्वेशंस हो गई 1, 2 एंड 3, इनको यदि हम सोल्व करते हैं
स्टेप बाय स्टेप, तो हमें दोनों मासेस का रोटेशनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है, जिसको इन शॉर्ट हम म्यू आर स्क्वायर भी लिखते हैं। यहाँ पे म्यू जो है वो होता है m1 m2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में m1 प्लस m2, और ये जाना जाता है रिड्यूस मास के रूप में। तो इस तरीके से दो कण m1 और m2 मास के रोटेट करते हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर हमें मिलता है। अब हमें पता है कि कोई अणु घूम रहा है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी होती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा ई रोटेशनल जो है वो आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में 2। यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी हमने निकाला ही है, और ओमेगा कोणीय वेग। इसको डिफरेंट संवेग की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जे स्क्वायर बाई 2i, जहां पे जे कोणीय संवेग है, जहां जे कोणीय संवेग है। अब ये जो जे है कोणीय संवेग, वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्वांटीकृत होता है, और क्वांटाइजेशन की इसकी जो वैल्यू होती है जे की, वो बराबर होती है एच कट अंडर रूट में जे प्लस में 1। ये वैल्यू होती है क्वांटम के अंदर कोणीय संवेग की, जहां पे जे कोणीय संवेग क्वांटम नंबर कहलाता है। और इसकी वैल्यूज की यदि हम बात करें तो जैसे ही जे का स्क्वायर है कोणीय संवेग का, तो उसको क्वांटम के अंदर यदि हमें रखें तो ये वैल्यू हमें घूर्णन गतिज ऊर्जा की मिलती है। और जे की वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो 0 1 2 3 4 हो सकती है। तो जे की वैल्यू यहाँ पे हम रख के 0 1 2 3 रख के डिफरेंट जो घूर्णन गतिज ऊर्जा के ऊर्जा स्तर होंगे उनका मान निकाल सकते हैं। जैसे J इक्वल टू 0 होने पे जो घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान होगा वो 0 होगा। J इक्वल टू 1 हो पे, यहाँ पे 1 यदि अपन सब्स्टिट्यूट करें तो प्रथम उत्तेजित घूर्णन ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होगी उसका मान आ जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की ऊर्जा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो ऊर्जा स्तरों के बीच में, दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच में ऊर्जा अंतराल कितना होगा वो भी हम सीधा J+1 वाले एनर्जी लेवल और J वाले एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो क्रमागत घूर्णन गतिज ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल कितना होगा। तो ये वैल्यू हमें मिलती है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि J का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जो ऊर्जा स्तर है उनके मध्य जो अंतराल है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले कम था, जैसे जैसे J का मान बढ़ता जा रहा है ऊर्जा अंतराल दो क्रमागत घूर्णी ऊर्जा स्तरों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि यहाँ पे ऊर्जा अंतराल है वो प्रोपोर्शनल है 1/i। आई यहाँ पे क्या है, आई है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे जैसे आई यदि ज़्यादा होगा तो जो क्रमागत ऊर्जा अंतराल है उनमें जो अंतराल है वो कम होगा, और आई का मान यदि कम है तो ऊर्जा अंतराल जो है दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों में वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पे द्विपरमाणुक दृढ़ अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों का ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है J = 0 1 2 3 4 एनर्जी लेवल्स के लिए। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम घूर्णी गतिज ऊर्जा के ऊर्जा लेवल्स बना सकते हैं।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।